गाइस, सेल्स मास्टरी का हम लोग का कोर्स चल रहा है और इस सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। जब भी हम सेल्स इकोसिस्टम की बात करते हैं, मेजरली इसमें तीन चीजें आती हैं। एक तो आप जो सेल करने वाले हैं, एक बायर जिसको आप सेल करने वाले हैं, और तीसरी चीज होती है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जिसको लेकर आप जो है वो बायर के पास जाते हैं, जिसको आप सेल करना चाहते हैं, जो मेन चीज है आपकी, राइट। और बायर का मतलब यहाँ कि जो सेलर और बायर है उसमें जो दूसरी एंटिटी बायर है वो हो गई हमारी। तो इन तीन चीजों के इकोसिस्टम से जो है वो आपका पूरा सेल्स का जो इकोसिस्टम है वो बनता है। अब आज के इस वीडियो में हम एक बड़ी पिक्चर देखने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो का जो मैंने टॉपिक रखा है दैट इज बेसिकली बिग पिक्चर फ्लो फ्रॉम फाउंडेशन टू मास्टरी इन दी प्रोडक्ट और सर्विस। अब यहां पर हम तीन चीजों के अराउंड क्लियरिटी फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक चीज आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आती होगी, ये कोई टेक्निकल वीडियो नहीं, यहां पर हम लोग कोई कैंपेन नहीं बनाने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिकल नहीं करने वाले हैं। तो आपको बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को देखना है, क्योंकि यहां पर हम फ्रेमवर्क्स, प्रोसेसेस, सिस्टम्स, एक अप्रोच, एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच, एक माइंडसेट शिफ्ट, इन्हीं सब चीजों की मेन जो बात है वो हम लोग करने वाले हैं। तो पहली चीज हम लोग आपको फिक्स करेंगे, विल फिक्स यू, दैट इज बेसिकली द सेल्स फाउंडेशन। मतलब जो मैंने पहला एलिमेंट बताया था, जो आप हैं, आप में क्या प्रॉब्लम है, पहले उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे, आपके माइंडसेट को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। सेकंड, हम लोग अंडरस्टैंडिंग को फिक्स करने की कोशिश करेंगे कि आप बायर को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं, या क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप बायर्स को समझ सकते हैं और कहां पर आप बेसिकली गलती करते हैं। तो सेकंड, हम लोग बायर साइकोलॉजी के अराउंड बात करेंगे। एंड थर्ड इज बेसिकली प्रोडक्ट और सर्विस मास्टरी। यहां पर मैंने प्रोडक्ट मेंशन कर रखा है, बट यहां पर मेजरली आप सर्विसेज को ही समझिए। यहां पर एक तरीके से प्रोडक्टिफिकेशन ऑफ द सर्विसेज के अराउंड जो है वो बात हो रही है। तो इस वाले सेगमेंट में देखिए, फियर रिड्यूस्ड, जो लोगों को सेल से डर लगता है ना, वो इस वाले सेक्शन में खत्म हो जाएगा। सेकंड सेक्शन में आप बेहतर कन्वर्जन्स कर पाएंगे बिकॉज आप बायर साइकोलॉजी को जो है वो समझने लगेंगे। और थर्ड सेक्शन आते आते आपको प्रोडक्ट या सर्विस में पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और जिससे कि बेसिकली आपकी कन्वर्जन्स और ज्यादा इंप्रूव जो है वो हो पाएंगे और आप बेहतर सेल्स जो है वो ओवरऑल कर पाएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट सेल्स रियली इज। बिगिनर्स क्या सोचते हैं, या जिनको सेल्स के बारे में पता नहीं होता है वो क्या सोचते हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, बहुत ही कॉमन मिथ्स हैं जो अप्रोक्सीमेटली हर कोई ना, जिसको सेल्स की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो इन्हीं मिथ्स को मानता है। सबसे पहले उसको लगता है कि अगर वो सेल्स करने जा रहा है, इसका मतलब उसे जबरदस्ती लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है, जबरदस्ती प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी पड़ रही है। वो रोड साइड जो बहुत सारे लोग सेल्स कर रहे होते हैं ना, उनसे वो अपने आप को कंपेयर करने लगता है कि नहीं, सेल करने का मतलब तो जबरदस्ती बस बेचना है, पकड़ के लाना है और बेचना है। दैट इज नॉट द थिंग, राइट। नेक्स्ट इज टॉकिंग फास्ट। टॉकिंग फास्ट का मतलब घुमा फिरा के बातें करनी है। सेल्स का मतलब घुमा फिरा के जो बात है वो करनी है, कोई मेरे को सीरियसली जो है वो नहीं लेगा। ऑफर्स को पुश करना है, जबरदस्ती बेचने की कोशिश करना है, मैनिपुलेट करना है सामने वाले को कि जो प्रोडक्ट या सर्विस हम सेल करना चाह रहे हैं बेसिकली वो उसको चाहिए नहीं, हम उसको बस मैनिपुलेट करके किसी तरीके से, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं ना, चिपका देना चाहते हैं। तो सामने वाले को यही लगता है कि अगर कोई भी पर्सन सेल करने जाएगा तो सीधी सी बात यह है कि वो मैनिपुलेट करने ही जा रहा है। दीज आर बेसिकली द मिथ्स, और जो अनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं ना, उनको यही सेल्स जो है वो लगती। नाउ व्हाट सेल्स एक्चुअली इज, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, डिसीजन फैसिलिटेशन, हेल्पिंग देम चूज, उनको इस चीज में हेल्प करना कि वो सही प्रोडक्ट या सर्विस तक पहुंच पाए, उनको उस चीज में डिसाइड करने में हेल्प करना, ना कि जबरदस्ती पुश करना। तो सेल्स इज बेसिकली दिस थिंग। रिस्क रिडक्शन, मेकिंग इट सेफ फॉर देम, उनको चीजों के बारे में बताना, उनको प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में और ज्यादा जो उनके डाउट्स वगैरह आ रहे हैं ना, उनको क्लियर करना। दैट इज बेसिकली उनका जो रिस्क रिडक्शन है उसको कम करना, मेकिंग इट सेफ फॉर देम। ट्रस्ट बिल्ड करना, और जब ट्रस्ट हो जाएगा देन दे विल बेसिकली बाय द प्रोडक्ट और सर्विस। तो जो की माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए, दैट इज बेसिकली यू आर नॉट हियर टू सेल एवरीवन, यू आर हियर टू फिल्टर, गाइड एंड क्लोज द राइट पर्सन। जबरदस्ती हर किसी को सेल करने की कोशिश नहीं करनी, इसीलिए बहुत सारे क्वालिफाइंग क्वेश्चंस वगैरह जो है वो होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे पास आता है और बोलता है कि हमारा जो एड स्पेंड है वो 5000 रुपीज है और हम गूगल एड जो है वो करवाना चाहते हैं, पहले तो हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि 5000 रुपीज का अगर आपका मंथली एड स्पेंड है तो बहुत कम एड स्पेंड है, और वो इसलिए क्योंकि आप एजेंसी को फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली पर मंथ आप एजेंसी को जो है वो पे करेंगे, और आपका जो बजट है वो 5000 रुपीज ही पर डे है। आप कितना भी कहें कि अगर मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं और ज्यादा बजट लगाऊंगा, बट यहां पर कहीं से भी आप प्राइम फेसी प्रॉफिटेबल होते हुए नहीं दिख रहे। तो हमारा पहला काम क्या है, उनको समझाना, और अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो हम जबरदस्ती उनको अपनी गूगल एड्स की सर्विसेज नहीं सेल करेंगे। वही यहां पर पॉइंट जो है वो मेंशन किया गया है, फिल्टर, गाइड एंड क्लोज द राइट पीपल। यू आर नॉट हियर टू सेल टू
एवरीवन। अगर सबको सेल करने जाएंगे तो वही वाली बात हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि आप ऑफर्स को पुश कर रहे हैं या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई पीपल हेट सेल्स, क्यों लोगों को नहीं पसंद है। हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं, यहां पर है हम लोग अभी सेल्स फाउंडेशन पे आपको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके दिमाग में डाउट्स आते हैं ना, पहले हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। व्हाई पीपल हेट सेल्स, क्यों उनको नहीं पसंद है, एंड हाउ यू विल बी डिफरेंट, आप अलग कैसे परफॉर्म करेंगे। व्हाई इट फील्स बैड, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, फोर्स टारगेट्स एंड प्रेशर, नो स्ट्रक्चर, रिजेक्शन विदाउट एक्सप्लेनेशन। लोग आए आपके पास, सर्विस नहीं लिए, गायब हो गए, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, कोई प्रोसेस नहीं है, बस आप सुबह उठते हो, टारगेट से मिल गए आपको कि नहीं नहीं बस भाग पड़ना है और क्लोज करना है और रेवेन्यू जो है वो लेकर आना है। अगर स्ट्रक्चर नहीं है, प्रोसेसेस नहीं है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी और ये फिर सेल्स आपको ठीक जो है वो नहीं लगेंगी। कई बार ऐसा होता है कि आपसे ही बहुत सारे लोग ना गलत एक्सपेक्टेशन जो है वो रख लेते हैं। कोई मैथ्स नहीं करी, सीधे सीधे आपको बोल दिया कि भैया फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का जो रेवेन्यू है वो करना है, बट कोई आपको क्लियर रोड मैप नहीं बताने वाला, आपके सीनियर आपको रोड मैप नहीं बताने वाले, एक मैथमेटिकल इक्वेशन आपके सामने नहीं रखते कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 50 लाख का रेवेन्यू करना है, लेट्स से आपके पास 1 लाख का जो रेवेन्यू है वो 2 क्लोजर से आता है, मतलब एक क्लोजर आपको 50,000 रुपीज का पड़ता है, तो आपको कितने क्लोजर्स करने पड़ेंगे 50 लाख के रेवेन्यू के लिए, आपको 100 क्लोजर्स जो हैं वो आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर आपके पास 50 लाख का रेवेन्यू आता है। तो 100 क्लोजर्स को आप डिवाइड करिए ना, कि 100 क्लोजर्स करने के लिए अगर हमारा जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो 10% के कन्वर्जन रेट पे कन्वर्ट होती है, तो मेरे को 1000 लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, और 1000 लोगों से मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इनकी मेरे को लीड चाहिए। तो क्या मेरा मैनेजर इनकी मेरे को लीड दे पा रहा है, सेल्स क्वालिफाइड या मार्केटिंग क्वालिफाइड मेरे को लीड जो है जो भी चाहिए होंगी इस कन्वर्जन परसेंटेज के बेसिस पर, वो हमें दे पा रहा है या नहीं। तो जितने भी स्मार्ट मैनेजर्स हैं या जो आपके बॉसेस होंगे, वो प्रॉपर इस चीज को जो है वो ले डाउन करेंगे आपके सामने कि भैया आपका जो टारगेट है ना, अगर वो 100 क्लोजर्स का जिससे 50 लाख का रेवेन्यू बनेगा, तो वो इस तरीके से बनेगा। आपको क्या क्या करना है, आपको इतनी मीटिंग्स करने की जरूरत पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली, उसके बाद इतने आपको प्रपोजल सेंड करने की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद जो है वो आपके इतने जो कन्वर्जन है वो होंगे। अब बिजनेस के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस अलग अलग हो सकती है। मान लेते हैं हमारी प्रोसेस किस तरीके से, सबसे पहले हमारे पास कॉल्स आई या लीड्स आई, उसके बाद हम उसमें से फिल्टर आउट करेंगे किनसे हमें बात करना है, उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, उसके बाद फिर प्रपोजल सेंड होगा, उसके बाद मीटिंग्स होगी, नेगोशिएशंस वगैरह होंगे, उसके बाद जाके कन्वर्जन्स होंगे। तो हर चीज के सामने हमें कुछ प्लॉट करना पड़ेगा कि यहां से यहां तक का 10% का ड्रॉप होता है, यहां से यहां तक 10% का ड्रॉप होता है, यहां से यहां पर 10% का ड्रॉप होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम चीजें प्लॉट करेंगे, तब जाकर हम रिवर्स में जाकर अपने जो टारगेट्स है उनको हम सेट कर पाएंगे। आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई सीधे सीधे बस बोल दे कि बस सुबह उठो और इतने का जो टारगेट है वो आपको अचीव करना है, कोई रोड मैप नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, तो आपको तो लगेगा ही सेल्स जो है वो गड़बड़ है। अब बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, हमेशा रिजेक्शंस को पर्सनली लेंगे, यार यार मेरे को मना कर दिया, मैं नहीं क्लोज कर पा रहा। इट्स नॉट लाइक दैट। पूरे इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया ना, प्रोडक्ट भी है, सर्विस भी है, आप भी हो, वो बायर भी है, उसको भी तो समझना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें जो है इन्वॉल्व होती है। फीलिंग गिल्टी आस्किंग फॉर मनी, उनको लगता है यार मैं ऐसा लग रहा है जबरदस्ती उनकी जेब से जो है वो पैसे निकालने जा रहा हूं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। तो ये बेसिकली जो बहुत ही बिगिनर लेवल के बंदे होते हैं ना, उनको इस टाइप की जो चीजें हैं वो फील होती है, वही हम फिक्स करने की कोशिश करें। ओवर एक्सप्लेनिंग प्राइस, ये सब बेसिक सी गलतियां हैं जो बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं। इसी का प्रोफेशनल रिफ्रेम क्या है, रिजेक्शन इज नॉट इक्वल टू फेलियर, उसके रीजंस आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। क्या आपने सही से ऑब्जेक्शंस हैंडल किए। बहुत सारे लोगों को तो मैंने क्या देखा है कि वो रिजेक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो सेल्स नहीं कर पाते, और एट द एंड ऑफ द डे जब आप उनसे डिटेल में बात करो तो पता ये चलता है कि उनको प्रोडक्ट और सर्विस की ठीक इंफॉर्मेशन नहीं थी। सामने वाला पर्सन सही क्वेश्चंस पूछ रहा था, सही इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था, बट ये जो सेल्स पर्सन थे वो उस इंफॉर्मेशन को दे ही नहीं पा रहे थे, इसलिए जो उनके कन्वर्जन है वो नहीं आ रहे थे। ऑब्जेक्शंस इज नेवर इक्वल टू इंसल्ट। अगर किसी को कोई डाउट है, वो आपसे सवाल पूछ रहा है, 10 तरीके के सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी इंसल्ट कर रहा, और ना आप अपने ईगो में आ जाए, अच्छा मेरे से ऐसे कैसे पूछ सकता है, ये कैसे कर सकता है। बहुत नॉर्मल है ना, ह्यूमन नेचर होता है ना, तो लोग इसी तरीके से बिहेव करते हैं। इसीलिए यहां पर प्रोफेशनल रिफ्रेम जो है वो मेंशन किया गया है। ऑब्जेक्शंस इज नॉट इक्वल टू इंसल्ट, साइलेंस इज नॉट इक्वल टू नो। अगर कोई जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी सर्विस नहीं लेगा। यू हैव टू कीप फॉलोइंग देम, और उसकी अपनी अलग प्रोसेस जो आगे हम लोग सीखने वाले हैं। इमोशनल अटैचमेंट डिस्ट्रॉयज कॉन्फिडेंस। इमोशनल नहीं रहना है आपको, रैशनल रहना है, लॉजिकल रहना है, इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। सो अटैच इमोशंस टू आउटकम्स, नो, अटैच इमोशंस टू प्रोसेस एग्जीक्यूशन। जो आपकी प्रोसेस है, जो हर कंपनी के अंदर अपनी एक सेल्स की प्रोसेस बनी होगी, उसको आपको फॉलो करने की जरूरत है। हु यू आर रियली, इसको समझते हैं। यू आर नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या नहीं है आप।
अगर आप सेल्स कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर, हमारी जैसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर, हमारी जैसी एडटेक कंपनी के अंदर अगर आप सेल्स कर रहे हैं, देन यू आर नॉट। कौन नहीं है आप? एक बात समझने की कोशिश करें। जितने भी मैं एग्जांपल्स लूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि SaaS के अराउंड मैं एग्जांपल्स लूं, मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अराउंड एग्जांपल्स लूं, मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अराउंड एग्जांपल्स लेने की कोशिश करूंगा, जिससे मैं और बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊं। हमारे जो कोर्सेज वाला वर्टिकल है learn.umartasky.com, वहां पर जो हम कोर्सेज सेल करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेल्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं, जिस टाइप से हम चाहते हैं कि सेल्स टीम वहां पर बिहेव करे, उन सब चीजों के हम एग्जांपल्स लेने की कोशिश करेंगे। यू आर नॉट अ कॉल सेंटर एजेंट कि भाई सीधे सीधे आपने बस स्क्रिप्ट पढ़ दी। वही यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रिप्ट रीडर। कॉल सेंटर वाले क्या करते हैं? डायरेक्ट फोन लगाया, हाँ भाई साहब आप फला बोल रहे हैं, हमारी ये एक स्कीम आई है, सीधे सीधे स्कीम। अब सामने वाले पर्सन को जरूरत है या नहीं है, उसकी उतनी कैपेसिटी है या नहीं है, वो भी समझने की जरूरत नहीं समझी, सीधे सीधे वही कि भाई हमारी ये स्कीम आई। तो वो सेलिंग थोड़ी ना हुई, वो तो बस रैंडम सा ना कहीं पर भी फोन लगा दिया, कोई भी लिस्ट मिल गई, बस फोन लगाते चले जा रहे हैं ना। दैट इज काइंड ऑफ अ कॉल सेंटर एजेंट जैसा काम। स्क्रिप्ट रीड करना, वही सामने वाले को क्वालिफाई नहीं किया, सामने वाले से कुछ पूछा नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को आप 1 CR का जो फ्लैट है वो सेल करने की कोशिश करें, अब उसकी वर्थ ही नहीं। मान लिया वो स्टूडेंट है और आप उससे बोल रहे हैं कि हमारा एक ना फ्लैट जो है वो लॉन्च हुआ है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और जबरदस्ती उनको लोन भी कराए दे रहे हैं आप। वो स्टूडेंट है, उसकी एलिजिबिलिटी ही नहीं है। ऐसा बहुत सारा होता है, बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं ये सब तभी होता है जब प्रॉपर प्रोसेस नहीं बनी होती। अगर 3-4 क्वेश्चन शुरुआत में पूछ लिए जाए तो क्या ये आसानी से फिल्टर आउट नहीं किया जा सकता कि वो पर्सन एलिजिबल भी है या नहीं है? चलो एज के ही बेसिस पर फिल्टर आउट कर लें एक बार के लिए, वो एलिजिबल है या नहीं। पूछ ले वो कहां पर है, क्या वो 2-4 मिनट दे सकता है अपने या नहीं। तो पहले उसकी अटेंशन लेने की कोशिश करें। दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड ओवर हियर कि आप ये सब काम नहीं करते हैं। यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन। अगर आप ये सब कर रहे हैं, आप सेल्स पर्सन नहीं है। आप एक रोबोट की तरीके से, आप एक स्क्रिप्ट रीडर की तरीके से, फोन घुमाने को बोल दिया गया या मीटिंग के सामने बैठने को बोल दिया गया या रोक रोक कर लोगों से बात करने को बोल दिया गया, ऐसी चीजें नहीं होती। अगर आप रोड पर भी किसी को रोक रहे हैं ना, तो कुछ तो डेटा पॉइंट्स आपके दिमाग में बने होंगे ना कि अच्छा ये पर्सन है, ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा लग रहा है, या ये मेरी तरफ आ रहा है, या इसको मैं ये सेल कर सकता हूं। कुछ तो दिमाग में डेटा पॉइंट्स बनते होंगे ना। इसी तरीके से चीजें होती हैं। यू आर नॉट अ प्रेशर मशीन। स्टॉप एक्टिंग लाइक अ रोबोट। स्क्रिप्ट्स आर टूल्स नॉट लॉस। अगर आप बिल्कुल 100% स्क्रिप्ट फॉलो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएंगे ना, दिक्कत हो जाएगी। स्क्रिप्ट थोड़ा बहुत आपको आइडिया देने के लिए होते हैं, जो एक प्रोसेस बनाई गई है उसको फ्रेम करने के लिए होते हैं। ये स्क्रिप्ट आपको दे दी गई, बट उसी के ऊपर आपको जो है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हु यू आर, फर्स्ट बिजनेस कंसल्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब सामने वाला पर्सन अगर हमारे पास आता है और गूगल एड्स की उसको सर्विस लेनी है, लेट्स से मेटा एड्स की उसको सर्विस लेनी, और हमारे सेल्स पर्सन अगर उसको मेटा एड्स समझा ही ना पाए कि क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कभी भी आप जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं उनके ऊपर आप फोन करिएगा। तो ये जो 2 नंबर्स है ना, मैं आपको समझाता हूं कि हमारे यहाँ की प्रोसेस कैसी है और उससे बहुत कुछ आप रिलेट कर पाएंगे। अब जो नीचे फोन नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ये अगर आप कॉल करेंगे तो कोई पर्सन उसको रिसीव करेगा। उस पर्सन का काम पता है क्या है? उन कॉल्स को राइट डिपार्टमेंट को सेग्रीगेट करना या राइट डिपार्टमेंट में रूट करना उन कॉल्स को। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोर्सेज से रिलेटेड कोई क्वेरी करेंगे तो कोर्सेज वाले डिपार्टमेंट को वो रूट हो जाएगी कॉल। अगर आप सर्विसेज से रिलेटेड कोई क्वेरी करेंगे कि आपको किस सर्विसेज वगैरह चाहिए, तो उस वाले डिपार्टमेंट को वो कॉल जो है वो रूट हो जाएगी। अब वही जो पर्सन बैठा हुआ है, अब वही फोन आपसे उठाया होगा, अच्छा हाँ मेटा एड्स आपको करवाना है, ठीक है हम लोग करते हैं मेटा एड्स। अब सामने वाला पर्सन अगर कुछ सवाल जवाब करेगा तो वो पर्सन वहां पर जो बैठा हुआ है वो केवल कॉल रूट करने के लिए बैठा हुआ है। अगर उससे आप सवाल जवाब मेटा एड्स के, गूगल एड्स के करने लगे, डेफिनेटली वो जवाब ही नहीं दे पाएगा, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं। तो अगर मैं वहीं पर फिल्टरेशन करने की कोशिश करूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर मेंशन की है मैंने कि सबसे पहले जो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एज अ बिजनेस कंसल्टेंट जो है वो एक्ट करना चाहिए, ना कि इस तरीके से हो वो पर्सन के हाफ कुक्ड नॉलेज के साथ वो वहां पर समझाने की जो कोशिश है वो कर रहा है। अगर वो नहीं समझा सकता तो उस कॉल को आगे कर देना चाहिए। वही चीज होती है पहले स्टेप पे कि अगर किसी पर्सन ने कॉल किया और जो पर्सन हमारी टीम से उठा रहा है वो तो कॉल रूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, तो वो एक फॉर्म उनको प्रोवाइड कर देगा, अपनी बेसिक से डिटेल्स दे दो, प्रोजेक्ट मैनेजर या जो भी कंसर्न पर्सन है वो फिर कॉल बैक करके आपसे डिटेल में जो है वो बात कर लेगा। क्योंकि जब सामने वाला पर्सन हमारे पास कॉल करता है ना, तो वह एक्सपेक्ट करता है कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है ना, इसके अराउंड जो सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर सके, या जो ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अगर वो उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सके तो उस पर्सन से मेरे को कनेक्ट कराओ। पहले आप एक ऐसे पर्सन से कनेक्ट करा रहे हो जिसको आधी नॉलेज, तो वहीं पर उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक हो जाएगा, राइट? सो यू आर बेसिकली अ प्रॉब्लम ट्रांसलेटर
डिसीजन गाइड एंड रेवेन्यू ब्रिज बिटवीन द कस्टमर और द प्रोस्पेक्ट एंड द कंपनी। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब जाकर आप अपने आप को सेल्स पर्सन बोलते हैं। सो द माइंडसेट शिफ्ट इज सेइंग नो टू बैड लीड्स इज अ स्किल नॉट अ लॉस। देखिए वही पॉइंट फिर से यहां पर आ गया, अ गुड सेल्स पर्सन समटाइम्स सेज नोस टू मनी। इसके अलावा आपको फिक्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास डेली स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपका एक रूटीन होना चाहिए कि आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप आकर जो है वो लेट्स से लीड रिव्यू करेंगे 15 मिनट, और ये प्रोसेस आपको कंपनी में मिल जाती है। मैं मोटी मोटी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अभी इन सब चीजों को आने वाले वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी मैं जो आपके दिमाग में थोड़ी सी गलत फहमियां है ना, उनको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका एक डेली स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसी तरीके का हो वो जरूरी नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि डेली स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। जैसे लीड रिव्यू आप करेंगे तो कितने टाइम करेंगे, उसके बाद कॉल्स करते हैं तो वो एक तरीके से आपका ब्लॉक टाइम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल फोकस टाइम हो गया कि मेरे को 2 घंटे जो है वो कॉल्स करनी है, मीटिंग जो है वो करनी। उसके बाद आपका फॉलोअप का टाइम आ जाता है, आप फॉलोअप्स करने वाले। अब पता चला एक ही साथ आप लीड रिव्यू कर रहे हैं, फिर से एक लीड आई उसको रिव्यू करने लगे, फिर से कॉल करने लगे, फिर से फॉलोअप करने लगे। सारी खिचड़ी जो बन जाएगी जब तक अपने काम को प्रॉपर्ली सेग्रीगेट नहीं करेंगे। आपको क्या लगेगा, अरे अभी अभी लीड आई, मेरे को अभी बात करनी चाहिए। नहीं, जो आपने उसका टाइम अलॉट करके रखा हुआ उस दौरान आपको जो है उससे बात करने की जरूरत है। अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरा आपकी टीम में कोई मेंबर होगा वो उससे बात कर लेगा। अगर यही प्रॉब्लम है कि उस बिजनेस के नेचर के हिसाब से लीड्स तुरंत हैंडल होनी चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर उस कंसर्न में अगर एक पर्सन बिजी है तो दूसरे पर लीड जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। फिर आप अपना टाइम बनाते हैं जहां पर आपको सीआरएम अपडेट करना है। फिर आप देखते हैं कि क्या चीजें काम करी, क्या चीजें नहीं काम करी, कहां पर आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये सब ना डेली स्ट्रक्चर एंड रूटीन के अंदर ही जो है वो आ जाता है। इसलिए यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट इन सेल्स। एक एक दिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, आपका कोई काम जो है वो नहीं रह रहा है, तो फिर डेफिनेटली आप अच्छे से अच्छे टैलेंट को भी बीट कर देंगे। आपको पहले क्या सोचना है, आज का जो काम है उसको आज हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, और उसमें जो प्रायोरिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग हम आज के काम को कैसे खत्म कर सकते हैं। परसों क्या होने वाला है उसकी टेंशन अगर आप आज लेने लगेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज आपके पास है तो 8 से 10 ही घंटे, 8 आवर्स मान लेते हैं, आपके पास 8 आवर्स अगर वर्किंग के हैं तो 8 घंटे के अंदर जितना काम हो सकता है उतना ही तो आप करेंगे। तो अगर कोई 15 घंटे का काम है, 15 आवर्स का काम है, मान लो आपने आज की टू डू में 15 आवर्स का काम बना लिया, तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। आपको समझना पड़ेगा ऑफिस आते ही या अपनी वर्किंग डेस्क पे बैठते ही कि आज के 8 घंटे के हिसाब से मेरे पास प्रायोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा काम है। तो आपकी आज की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो ये है कि आज का काम खत्म करो। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग, और ये केवल सेल्स में ही लागू नहीं होती, हर जगह लागू होती है। प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम ये बता रहा हूं कि आपका आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि आज के जो काम है वो खत्म हो। टारगेट्स, प्रेशर्स एंड रियलिटी। द ट्रुथ अबाउट टारगेट्स, लोगों को क्या लगता है टारगेट दे दिया मतलब सजा दे दी, ठीक है। टारगेट्स आर जस्ट अ वे टू स्ट्रेस मी आउट। मुझे परेशान करने के लिए मुझे टारगेट्स दिए गए हैं, तो अचीव ही नहीं हो सकता। कुछ लोग अगर दे देते हैं ऐसा तो वो तो गलत है, बट जैसे मैंने आपको बताया ना, टारगेट्स हमेशा लॉजिकली और रैशनली डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत कभी कभी 5-6% ऊपर जो है वो टारगेट्स आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, बट बहुत सारी चीजें उसमें रैशनली और लॉजिकली जो है वो डिफाइंड होनी चाहिए। माइंडसेट शिफ्ट क्या है, अगर आप ऐसे सोचेंगे ना, इट विल ऑलवेज रिमेन अ बर्डन ऑन यू। तुम्हारे दिमाग में हमेशा ही चलता रहेगा ये तो अचीव ही नहीं हो सकता, ये तो टारगेट फुलफिल ही नहीं हो सकते, और मेरे को दे दिया गया जबरदस्ती, मेरे को परेशान करने के लिए दे दिया गया। पर थोड़ा सा अपने माइंडसेट को आपको शिफ्ट करने की जरूरत है, और आपको बताना है कि टारगेट्स टेल यू दैट आई एम ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। बिकॉज हर कंपनी ना अपने टारगेट सेट करेगी। अगर टारगेट्स नहीं सेट होंगे तो किस तरीके से वो जो कंपनी का मेन टारगेट है वो कैसे अचीव होगा। मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग करी कि उनको 100 रुपए का जो रेवेन्यू है वो करना है, तो वो टारगेट तो देंगे ही ना कि 10 रुपए का रेवेन्यू इस डिपार्टमेंट से आएगा, 50 रुपए का रेवेन्यू इस डिपार्टमेंट से आएगा। अब 50 रुपए का रेवेन्यू जब आपके डिपार्टमेंट से आएगा, मान लीजिए इसमें 50 लोग हैं, तो एक पर्सन के हिस्से में एक रेवेन्यू लाने का जो टारगेट है वो होगा। तो टारगेट इसी तरीके से होते हैं, बिना टारगेट कैसे काम होगा। और फिर क्या होगा कि 1 रुपए का रेवेन्यू करने के लिए जो रोड मैप है वो ले डाउन किया जाएगा, और आप उस पर ठीक चल रहे हैं या नहीं, या 1 रुपीस का जो रेवेन्यू है वो मान के चलते हैं 10 दिन में आएगा, तो क्या 5 दिन के अंदर हम 0.5 तक पहुंच गए। अगर पहुंच गए तो फिर हम 1 तक भी पहुंच जाएंगे। तो अगर टारगेट ही नहीं होंगे, अगर डेडलाइंस ही नहीं होंगी, तो फिर आप चेज क्या कर रहे हैं। ऐसे तो कुछ भी काम करते चले जाएंगे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप राइट ट्रैक पे हैं या नहीं है। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज मेंशन्ड ओवर हियर, आई एम ऑन द राइट पाथ और नॉट। मिस टारगेट इज इक्वल टू सिग्नल्स टू लर्न नॉट फेलियर। अगर आप कोई टारगेट मिस कर गए, व्हिच मींस दैट कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई, देखते हैं कहां पर प्रॉब्लम हुई है, कहां पर डीएसेलरेशन हुआ था, कहां पर एक्सेलरेशन हुआ था। ये मैंने रोड मैप जो है
वो तैयार किया था, यहां तक तो चीजें ठीक चली थी, यहां पर क्या गड़बड़ी हुई थी जिसकी वजह से हम टारगेट जो है वो हिट नहीं कर पाए, वो गड़बड़ी दोबारा नहीं करनी है, या प्रोसेस की बना लेनी, उसके सोल्यूशन जो है वो बना लेने। आप समझ रहे, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाई प्रेशर एग्जिस्ट, लेट मी टेल यू, प्रेशर इज बेसिकली द सर्वाइवल चेन। अब देखो क्या होता है, सेल्स ड्राइव्स एवरीथिंग, असली पैसा यहीं से आना है। इट बेसिकली ब्रिंग्स द कैश फ्लो, फ्यूल फॉर द बिजनेस, जिससे सैलरीज वगैरह जाएंगी, सारी चीजें उसी से जाएंगी और कंपनी सरवाइव करेगी और ग्रो करेगी। चीजें यहीं से होती है। आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि सेल्स टीम्स को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स को सबसे लास्ट में बंद किया जाता है किसी भी कंपनी के अंदर। सारे लोगों को वो फायर कर देंगे, पर सबसे लास्ट में मार्केटिंग और सेल्स वाले बंदों को फायर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यही वो लोग हैं जो रेवेन्यू लेकर आएंगे। अगर हमारी कंपनी में फिर से चीजें रिवाइज हो सकती हैं, फिर से हमारी कंपनी उठ खड़ी हो सकती है, तो उसके पीछे यही लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि बिजनेस तो यही लोग लेकर आएंगे। आई थिंक सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो वही यहां मेंशन है, स्टॉप फाइटिंग टारगेट्स, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स। क्यों टारगेट्स आपको दिए गए? नंबर्स, मैथ्स, प्रोजेक्शंस, फ्रेमवर्क्स, रोड मैप्स, ब्रेक करना, माइलस्टोन में तोड़ना अपने टारगेट्स को, ये सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। सेकंड जो यहां पर सेगमेंट था बायर्स साइकोलॉजी का, उसके ऊपर हम आ जाते हैं। पहला जो सेगमेंट था वो आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। देखो ये पूरा ना वीडियो काफी थ्योरेटिकल जो है वो वीडियो होने वाला है, बट कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लिक कर गया ना तो बहुत वैल्यूएबल आपके लिए होगा, इसलिए वीडियो को पूरा जो है वो देखिएगा। दिस सेक्शन टीचर्स यू हाउ कस्टमर्स थिंक, नॉट हाउ टू पिच। पिच करने की आर्ट हम नहीं सीख रहे हैं, समझना बहुत ध्यान से। लोग क्या समझते हैं कि हमें ये बता दिया जाए ये कैसे बेचा जाएगा, नहीं, मैं उल्टा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कस्टमर इसको लेने के लिए क्या सोचता है, वो अगर आपको समझ में आ गया तो चाहे ये बेचना हो, चाहे ये बेचना हो, चाहे ये बेचना हो, सारी चीजें आप आसानी से बेच लेंगे। बात समझ में आ रही कि अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बाय, डिकोड हिडन सिग्नल्स एंड हैंडल ऑब्जेक्शंस कामली। By the end of this section, what you'll be able to figure out why people buy and why they hesitate. क्यों कोई खरीदता है और क्यों कोई खरीदने से पहले रुक जाता है, इसका आंसर आपको बायर साइकोलॉजी को डिटेल में पढ़ने पर ही समझ में आएगा। Stop panicking on objections and decode signals. क्या वो बताने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सिग्नल्स दे रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर वो कोई सवाल आपसे पूछ रहा है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। Sell using psychology, not assumptions. Stop selling to a wallet, start selling to human brain. का दिमाग कैसे काम कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेने से पहले। तो हाउ पीपल एक्चुअली बाय, द साइकोलॉजिकल फ्लो ऑफ एवरी परचेजिंग डिसीजन। क्या होता है, सबसे पहले वो डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द इमोशंस, द इनिशियल ट्रिगर, आई वांट दिस, ड्रिवन बाय फियर, डिजायर, पेन, रिलीफ, कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये मैकबुक लेनी है तो मैं क्यों ले रहा हूं, बिकॉज मेरे को इसका काम है, मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे एक लैपटॉप की जरूरत है, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, मुझे एक लैपटॉप की जरूरत है। मेरे पास ये आईपैड क्यों है, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने होते हैं, मुझे राइट करना है, तो मेरे को रिक्वायरमेंट है, इसलिए मुझे उसकी जरूरत है। तो फियर, डिजायर, पेन, रिलीफ, इन सब चीजों के अराउंड ही ना एक पर्सन सबसे पहले सोचता है कि मुझे ये लेना है, और उसके बाद वो लॉजिक लगाता है, जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, रैशनलाइजेशन में जाता है, इज इट वर्थ इट। फॉर एग्जाम्पल ये आईपैड लेट से 80,000 रुपीज का है, तो मैं सोच रहा हूं मेरे को तो वीडियो ही बनाने, क्या मैं 8-10 हजार रुपए के किसी टैबलेट के ऊपर बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं। पहले तो मुझे जरूरत महसूस हुई कि मुझे लेना चाहिए, अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं वीडियो अच्छे से पढ़ा नहीं पाऊंगा, और मुझे अगर यूट्यूब पे पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, तो मेरे पास एक आईपैड होना चाहिए। आप देख रहे हो ना, फियर, डिजायर, ये सारे एलिमेंट जो है वो थोड़े थोड़े ओवरलैप कर रहे हैं। इन सब चीजों मैंने सोच लिया, अब ये तो मैंने सोचा, डिसाइड किया कि मेरे को लेना तो है, बट अब नेक्स्ट क्या है, लॉजिक। मैं लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहा हूं, यार लेना तो है, बट इस काम के लिए क्या चीज ठीक है क्या, और क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो हो सकते हैं। वो अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पर उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करता है, जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। द रैशनलाइजेशन, दिमाग लगाता है, लॉजिकली सोचता है, इज इट वर्थ इट, वैलिडेटिंग द इमोशनल चॉइस विद डेटा। ये हर जगह है। अगर कोई पर्सन हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेने आता है तो पहले तो सपने बुन के आता है कि अच्छा डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ये फला फला जो हमारे पास लीड्स है वो आ जाएंगे, हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो होने लगेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे सारे कॉम्पिटिटर्स जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के बेसिस पर वो डिसाइड करता है कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करनी है नहीं। उसके बाद वो दिमाग लगाना शुरू करता है, अच्छा उमर से ही क्यों कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग, इनका क्या पोर्टफोलियो, इनके प्रीवियस क्या रिजल्ट्स हैं, इनकी टीम किस तरीके से काम करती है, ये सारे डिसीजंस वो लॉजिकली लेने की कोशिश करेगा और उसके बाद वो एक्शंस लेगा। सो द बैकवर्ड ट्रुथ इज बिगिनर्स ट्राई टू सेल विद लॉजिक फर्स्ट, प्रोज हुक्स विद इमोशंस एंड देन वैलिडेट विद द लॉजिक। शुरुआती पर्सन क्या करेगा,
उसको समझाने की ज्यादा कोशिश करेगा, यार ये ले लो, ये बहुत अच्छा है, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, और उसको सेल करने की कोशिश करेगा। नहीं, लेकिन सामने वाला जो स्मार्ट सेल्स पर्सन है वो पहले उसकी रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश करेगा। अब कोई पर्सन मेरे पास आता नहीं, एसईओ भी करा लो सर, बहुत बढ़िया चीज होती है एसईओ, देखिए इसका रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। गूगल एड्स भी करा लीजिए सर, इसका बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो आया, आपके पास भी बहुत ज्यादा लीड जो है वो आ जाएंगे, आप मेटा एड्स करवा लीजिए। अब पता चला उसके बिजनेस को हमने ठीक तरीके से समझा ही नहीं, उसके डिजायर्स, फियर्स, पेन, इन सारी चीजों को हमने ठीक तरीके से समझा नहीं, और वाकई में जहां में उसे गूगल एड्स रिकमेंड करना चाहिए था, हमने मेटा और एसईओ को रिकमेंड कर दिया, तो कहानी गड़बड़ हो गई। तो आप अगर केवल लॉजिकली सोचेंगे और इसको पीछे कनेक्ट करने की कोशिश जो है वो नहीं करेंगे और उसको सेल करने की कोशिश करेंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यही यहां पर मेंशन है, बिगिनर्स ट्राई टू सेल विद लॉजिक फर्स्ट, प्रोस हुक विद इमोशंस एंड देन वैलिडेट द थिंग्स विद द लॉजिक एंड देन आस्क देम टू बाय, राइट? सो द परचेज हैपेंस एट द थर्ड step. I'll take it. Happens only when trust plus urgency is greater than fear. अब मेरे को जरूरत है आईपैड की, यार वक्त निकल जाएगा, मेरे को अच्छे अच्छे अगर वीडियोस बनाने, तो मेरे को एक अच्छा राइटिंग पैड जो है वो चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर क्या हो रहा है कि सामने वाले पर्सन ने पूरा विश्वास दिला दी कि अरे सर, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर जो है वो राइटिंग पैड यूज कर रहे हैं, आप क्यों नहीं यूज करें? ये देखिए किस तरीके से लोग जो है उसके ऊपर पढ़ा रहे हैं, 2-2 घंटे जो है वो आराम से पढ़ा सकते हैं, यहीं पर जो है रिकॉर्डिंग हो जाएगी, पेन आपको मिल जाता है, उससे आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो ट्रस्ट और अर्जेंसी ये जब साथ में मिलते हैं ना, जब सेल्स पर्सन इन चीजों को साथ में लेकर आता है ना, तो उसका जो डर वगैरह है ना, उससे बेहतर ये काम करता है, और एक्चुअली जो एक्शन है वो होता है, या जो कन्वर्जन है वो होता है। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। कोर बाइंग ट्रिगर्स क्या है? फियर ऑफ लॉस, रिस्क, मेकिंग द रॉन्ग चॉइस, दीज आर द कोर बाइंग ट्रिगर्स। एवरी सर्विस सेल रिवॉल्व्स अराउंड दीज 5 साइकोलॉजिकल ड्राइवर्स, डिजायर्स, द गैप बिटवीन वेयर दे आर एंड वेयर दे वांट टू बी। एग्जाम्पल के तौर पे वही डिजिटल मार्केटिंग का ले लेते हैं। कोई पर्सन ये सोच रहा है कि अगर मैं 2 मंथ्स भी डिले कर दूं तो अभी जो मेरी डिजिटल प्रेजेंस है वो और ज्यादा वीक हो जाएगी, और 2 महीने में कितनी ही लीड जनरेट कर सकता था, उस पोटेंशियल को बेसिकली मैं मिस कर जाऊंगा अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं करता हूं। ट्रस्ट, बिलीव इन योर कैपेबिलिटी टू डिलीवर द प्रॉमिस। अर्जेंसी, व्हाई दे एक्ट नाउ वर्सेस लेटर, द कॉस्ट ऑफ इन एक्शन, अगर मैं नहीं करता हूं तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नहीं लेता तो क्या हो जाएगा। तो इस टाइप की चीजें ट्रिगर करती हैं खरीदने के लिए। अगर सेल्स पर्सन ये कन्विंस कर दे कि भाई साहब आप ले नहीं रहे हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो आपको लगता नहीं, अगर रैशनली इस चीज को समझाया जाए, उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जाए, बाकी सारी चीजें की जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस केवल यही किया जाए कि आप उसको अर्जेंसी में ला रहे हैं कि नहीं नहीं सर ले लीजिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, लॉजिकली उसके लिए अर्जेंसी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। क्लैरिटी, रिमूविंग कंफ्यूजन सो द पाथ फॉरवर्ड इज ऑब्वियस। तो ये सारी चीजें मिलके बाइंग को ट्रिगर करती हैं लॉजिकली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रस्ट, द रियल करेंसी, व्हाई क्लाइंट्स बाय प्रॉमिसेस नॉट प्रोडक्ट्स। द 4 पिलर्स ऑफ सर्विस ट्रस्ट, क्लियर प्रोसेस, शो देम द रोड मैप नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। रोड मैप बताने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेकर है, हम बताएंगे उसको हम क्या क्या करते हैं। अब उसके पास पहला डाउट यही होता है कि ऐसा तो नहीं कि कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, तो हम उसको बताते हैं हम किस टाइप से कम्युनिकेशन करते हैं, हम उसको एक अकाउंट मैनेजर जो है वो प्रोवाइड करके दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम उसको बताते हैं। तो आप उसको क्लियर प्रोसेस शो करें, हम उसको बता रहे हैं कि हम उसके लिए क्या रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, बट कैसे अचीव करेंगे वो प्रोसेस भी थोड़ी सी उसको दिखाने की जरूरत है, तभी उसको आपके ऊपर जो ट्रस्ट है वो होगा। सोशल प्रूफ, केस स्टडीज एंड डेटा दैट वैलिडेट योर क्लेम्स, हमारे अगर पुराने कोई केस स्टडीज वगैरह वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ट्रांसपेरेंसी, बीइंग ऑनेस्ट अबाउट रिस्क एंड लिमिटेशन, बिल्ड सेफ्टी। जैसे कोई पर्सन एसईओ की सर्विसेज लेने आया है, तो स्टार्टिंग में तो उसको बोलेंगे ना कि फर्स्ट 6 मंथ्स में आपको कोई भी रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे, और इन 6 मंथ्स में अगर आप आरओआई एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भैया एसईओ स्टार्ट मत करिए। कितनी ही मीटिंग्स में मैंने एग्जैक्ट सेम लाइन जो है वो मेंशन करी। लोग हमारे पास आते हैं, सर एसईओ करवाना है, जब उनको समझाते हैं कि भैया अभी आपके पास फंड्स नहीं है, आप सोच रहे हो कि 2 महीने में रिजल्ट आने लगेंगे या 1 महीने में रिजल्ट आने लगेंगे, तो एसईओ हम कर लें। हम बोलते हैं नहीं, एसईओ की कोई जरूरत नहीं। कहते हैं अरे सर ऐसे कैसे कह रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, कुछ तो आएगा ना, कुछ तो आएगा 2 महीने में। हम कहते हैं नहीं आएगा सर, आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपको वैलिडेशन जो है वो ही चाहिए, अगर आपको लीड्स ही चाहिए, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग से शुरुआत कर लें। अगर आपके पास फंड्स हैं, पैसे हैं, और 6 महीने आप रुक सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, प्रोसेस पे बिलीव कर सकते हैं, उसके बाद आपके कीवर्ड जो रैंक होना शुरू होंगे, ट्रैफिक आना जो है वो शुरू होगा, राइट? तो ये सारी चीजें क्या है, ये ट्रांसपेरेंट तरीके से बताते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग की हमसे सर्विस लेते हैं, हम उनको जबरदस्ती एसईओ की सर्विस चिपका दें तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टेबल कम्युनिकेशंस एंड रिलायबल फॉलो अप। आपके साथ कोई टच में आता है, वहीं से वो जज करना शुरू कर देता है कि आप आगे का काम जो है वो किस तरीके से उससे करेंगे। तो ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आई थिंक अबाउट इट डिकोडेड। ये आंसर बहुत बार आपने सुना होगा। अच्छा, हम सोच के बताएंगे, सारी बातचीत हो गई, हम सोच के बताएंगे। दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द बायर। इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। द कॉमन स्टॉल सेज आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। नाउ व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स? इससे क्या निकल के आता है? द कंफ्यूजन, पहली चीज कंफ्यूजन, दूसरी चीज फियर, तीसरी चीज कोई अर्जेंसी नहीं है। बस तीन ही चीजें जो है वो निकल के आती है। अगर आप हमारे पास सर्विस लेने आए, हमने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी, पूरा सेटिस्फाई करने की कोशिश करी, उसके बाद भी आप बोलते हो कि अच्छा हम सोच के बताएंगे, तो पहला तो दिमाग में कि आपको चाहिए ही नहीं, विंडो शॉपिंग कर रहे थे आप, वो मुद्दा खत्म कर दो। अगर आपको चाहिए और उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि हम सोच के बताएंगे, विच मींस दैट कुछ कंफ्यूजन है, चाहे वो प्राइसिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पूरी बात ना समझ पाया हो, चाहे आपकी प्रोसेस में वो कन्विंस ना हो रहा हो, कोई ना कोई कंफ्यूजन तो है। सेकंड, फियर, आई एम अफ्रेड ऑफ मेकिंग द रॉन्ग चॉइस एंड लूजिंग मनी। यार इस बंदे के साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, हम जा नहीं सकते इस बंदे के साथ, सोच के हम बताएंगे। एचआर भी तो कैंडिडेट से यही कहती है, विल कम बैक टू यू, थोड़ा टाइम दीजिए हमें, हम बताते हैं आपको। विच मीन्स दैट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, देयर इज सम कंफ्यूजन, या फिर कुछ फियर है, या फिर उसको कोई अर्जेंसी नहीं है। अच्छा ठीक है, हम तो ऐसे ही आए थे आपसे पता करने, अब हम आपको सोच के जो है वो आराम से बताएंगे। यही तीन रीजन होते हैं। अब आपको इनको समझने की जरूरत है। व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू थिंक अबाउट? प्राइस, आउटकम्स और इंप्लीमेंटेशन, ये पूछना है इसके बाद। व्हेन समवन सेज आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, तो किस बारे में सर सोचेंगे? अगर कोई अभी डाउट्स है तो हम क्लियर कर देते हैं। अब बिल्कुल ही नहीं मान रहा है पर्सन, तब तो आप उसको छोड़ देते हैं, बट अगेन उसी के साथ साथ आप अपना फॉलोअप का टाइम जो है वो सेट कर लेते हैं कि ठीक है आप तो सोच के बताएंगे, बट मैं ना आपको 5 दिन बाद फॉलोअप करूंगा। तो सामने वाला बोलेगा नहीं 5 दिन के बाद नहीं, आप 8 दिन के बाद करिएगा। ठीक है सर, 8 दिन के बाद कर लेंगे फॉलोअप। आप समझ रहे हैं, छोड़ना नहीं है इतनी जल्दी उसको ना। वो जो सेल्स साइकिल है, सेल्स पाइपलाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें ही उसको रखना है। ये सारी चीजें और डिटेल में सीआरएम वगैरह वाले केसेस में जो है हम लोग और ज्यादा डिस्कस करेंगे। प्राइस ऑब्जेक्शन साइकोलॉजी क्या है? इट कॉस्ट टू मच। बहुत नॉर्मल, बहुत कॉमन जो एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन है, वो ये है कि यार महंगा लग रहा है हमको, राइट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सामने वाले पर्सन को एक वैल्यू गैप जो है वो दिख रहा है, को ना अभी आरओआई नहीं दिख रहा है, तभी तो कोई चीज उसको महंगी लग रही है। बात समझिएगा, कोई पर्सन कह रहा है कि मैं 10,000 रुपीज भी मेटा एड्स में स्पेंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई? उसको अभी वैल्यू नहीं दिख रही है ना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1-1 लाख रुपए एजेंसीज को दे रहे हैं मेटा एड्स रन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेंड वगैरह हो सकता है उनका ज्यादा हो, बट वो कन्विंस्ड हैं इस बात से लेकर कि अगर हम 1 लाख रुपए एजेंसी को दे रहे हो, मान के चलते हैं 10 लाख रुपए का हम एड स्पेंड कर रहे हैं, तो हम जो आरओआई है वो निकाल रहे हैं या निकाल लेंगे। इस चीज से ये वाला पर्सन अभी कन्विंस नहीं हो रहा है, तभी तो कह रहा है कि कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। किस रिलेशन में कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है समझने की जरूरत है ना। एक ही पर्सन को वो कॉस्ट कम लगती है, एक ही पर्सन को कॉस्ट ज्यादा लगती है। इसका मतलब जिसको वो कॉस्ट ज्यादा लग रही है ना, वो अभी आरओआई समझ नहीं पा रहा है, तो उसको वो चीज समझाने की जरूरत है। हाउ टू फिक्स इट? रिड्यूस रिस्क, गारंटीज बताओ उसको, कुछ केस स्टडीज बताओ। जो कॉस्ट हम लेना चाह रहे हैं आपसे वो उतनी ज्यादा नहीं है। इंक्रीज द क्लैरिटी, क्लियर रोड मैप, टाइमलाइन वगैरह प्रोवाइड करो। आरओआई के लॉजिक जो है वो उसको देने की कोशिश करो। बाइंग रेडीनेस के सिग्नल्स क्या है, रेड फ्लैग्स क्या है? ओनली प्राइस टैग, बस पैसे पे बात हो रही, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो कन्वर्ट हो। पैसिव रिप्लाईज, विल गेट बैक टू यू इवेंचुअली, इस टाइप से टाल मटोल वाली चीजें, दीज आर रेड फ्लैग्स। वो अभी रेडी नहीं है। बाइंग रेडीनेस अभी जो है उसके अंदर नहीं है, ऑनबोर्डिंग की रेडीनेस उसके अंदर नहीं है। वेग टाइमलाइंस आपको दे रहा है, 15 दिन बाद बात करेंगे सर, 10 दिन बाद बात करेंगे, अभी तो शिमला घूमने आ गए, अभी बाहर आ गए, अभी फैमिली के साथ आ गए, अभी परिवार में एक शादी है, न्यू ईयर के बाद शुरू करेंगे। ये सारी जो चीजें है ना, दीज आर वेग टाइमलाइंस, और ये थोड़े से रेड फ्लैग्स टाइप के। ग्रीन लाइट्स क्या है? इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड अगर वो सवाल पूछने लगे कि अच्छा इसके बाद आप क्या करते हैं, अच्छा क्या मैनेजर से बात कराएंगे आप हमारी, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या है वो भेज दीजिए आप, बिलिंग किस तरीके से करते हैं, अच्छा अपना जीएसटी नंबर जो है वो भेज दीजिए। इस टाइप के जो इंप्लीमेंटेशन रिलेटेड या आगे बढ़ने वाले जो क्वेश्चंस है, अगर वो कर रहा है, विच मींस दैट देयर इज सम ग्रीन लाइट, वो काम आगे बढ़ाने के मूड में जो है वो है। इसके बाद भी लोग घोस्ट कर देते हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस है। टाइमलाइन के क्वेश्चंस पूछ रहा है, हाउ सून वी कैन लॉन्च, सपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, राइट? प्रो टिप इज डोंट पिच फीचर्स टू अ रेड फ्लैग, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। इफ दे आर कोल्ड, डिग डीपर इनटू द प्रॉब्लम, दे आर वार्म, देन शो देम द पाथ। तो अगर ये रेड फ्लैग आपको लग रहा है तो ऐसे नहीं शुरुआत ही में बहुत कुछ समझाने की कोशिश आपको नहीं करनी, पहले उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी। What is the difference between psychology versus script? Why understanding the mind beats reading the script? ये एक लाइन समझाने के लिए
मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोगों को, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रिप्ट बेस्ड जो लोग होते हैं ना, दोज आर काइंड ऑफ रोबोट, एक रिजिड स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, अगर वो रिजिड स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो कहानी खत्म। एक मोनोलॉग की तरीके से, मतलब इसके बाद क्या बोलना है, इसके बाद क्या बोलना है, इसके बाद क्या बोलना है, जरूरी नहीं ना। ह्यूमन इस तरीके से नहीं चलते हैं ना, उसमें इमोशंस भी होंगे, सवालों के जवाब भी होंगे, पॉज भी होंगे, क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे, बहुत सारी चीजें। फ्रेजाइल, पैनिक सेट्स व्हेन द स्क्रिप्ट फेल्स, कुछ ब्रेक कर जाए ना तो बुखार आ जाएगा, परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है, और परफॉर्म तो कर ही नहीं पाएंगे टफर सिचुएशंस के अंदर। साइकोलॉजी बेस्ड, द ह्यूमन एडेप्टिव फ्लो है, मूव फ्लूइडली विद द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन के साथ जैसे सवाल आ रहे हैं वैसे जवाब देना, डायग्नोस करना, फिर अलाइन करना, फिर प्रिस्क्राइब करना। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास गए, वो सीधे ही नहीं बोलता है ना कि यार तुम्हारे हिसाब से तुमको ना फीवर होना चाहिए, दवाई ले लो, ऐसा नहीं बोलता है ना। पहले क्या करेगा, वो डायग्नोस करेगा, फिर अलाइन करेगा, फिर रिपोर्ट से जब कन्विंस हो जाएगा तब जाकर आपको जो है कोई ना कोई प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लिखता है। सेम चीज यहाँ पर भी, आप भी डॉक्टर ही हो, आप एक बिजनेस डॉक्टर हो, अगर बिजनेस कंसल्टेंट की तरीके से काम कर रहे हैं। रेजिलियंट, थ्राइव्स ऑन ऑब्जेक्शंस एज इंफॉर्मेशन, स्क्रिप्ट ब्रेक, साइकोलॉजी अडेप्ट्स। अब दो चीजें हो गई, सबसे पहले आप अपने आप को ठीक करें, मेरी क्या कमियां हैं, उसके बाद सामने वाले को कैसे जज करना है वो समझें आप, उसके बाद आपको प्रोडक्ट या सर्विस की भी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन से नहीं हैंडल कर पाओगे भाई, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता ही नहीं है तो क्या उसके फीचर्स आप बताओगे, क्या उसके आउटकम्स आप बताओगे, आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, और कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे ना तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बिकेगा। कई बार बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि यार प्रोडक्ट में तो हमको डाउट लग रहा था, लेकिन आदमी बहुत बढ़िया हो यार, तुम जिस तरीके समझाया मेरे को ना, मेरे को समझ में आ गया और मैं ले लेता हूं, केवल तुम्हारी वजह से ले रहा हूं। बहुत नॉर्मल चीज है ये, बट ये क्यों हो रहा है? बिकॉज उस पर्सन को सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज थी कि जो भी उसके ऑब्जेक्शन थे, जो भी उसके क्वेश्चंस थे, उसको उसने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। जो फिक्सिंग यू वाला पहला वाला सेक्शन था वो उसमें परिपक्व है पूरी तरीके से, 100% उसको चीजें जो है वो पता है, ठीक है। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेल डीपली, नो स्क्रिप्ट विल सेव यू। मूव बियॉन्ड मेमोराइजिंग फीचर्स टू सेलिंग द आउटकम्स। फीचर्स रटना नहीं है, इसमें 50 फीचर्स हैं, वो रटने नहीं है, वो यार सामने ला कर भी ना आप पेपर से भी पढ़ के उसको समझा सकते हो, सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं। मेरे इस लैपटॉप में क्या स्पेसिफिकेशन है, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि सेल्स पर्सन आए और एकदम जैसे ना वो रेस्टोरेंट्स वगैरह पे बोलते हैं ना, एक सांस में सारा कुछ बोल जाते हैं कि भाई ये तवा पराठा है, ये फलाना जो है वो सब्जी है, ये फलाना दाल है, ऐसे बोलते चले जाते हैं ना फटाफट फटाफट। मुझे नहीं शौक है उस तरीके से सेल्स पर्सन से सीखने के लिए। मुझे क्या समझना है कि यार फीचर्स की लिस्ट मेरे को बता दो, अच्छा इतनी रैम है, इतना ये, लेकिन जो मेन मेन बातें, सर्विस सेंटर लखनऊ में कहाँ है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा, फिर वो मेरे से बता रहे कि नहीं सर इसका कवर ले लीजिए ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो मेरे को बता रहा है कि अगर इसमें एक्सटेंडेड वारंटी ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रहेगा, ये इतनी कम कॉस्ट के अंदर आ रही। और भी कोई इस टाइप के सजेशंस अगर उसे देने हैं, अपने अनुभव से उसको अगर कुछ बताना है, तो वो मेरे लिए एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच जो है वो हो जाएगी। फीचर्स तो मैं पढ़ ही लूंगा ना, मैं मैकबुक लेने गया हूं यार, उसमें कितनी रैम है क्या है, वो तो बगल में ही लिखा रहता है, कुछ डाउट होंगे तो मैं उससे पूछ लूंगा, दैट्स इट। बट मैं नहीं चाहता हूं कि वो रट के मेरे को फिर से पूरे फीचर जो है बताए, मुझे वो चीजें बताए जो बिटवीन द लाइंस हैं, जो मैं नहीं समझ सकता, ठीक है। आई थिंक तो आपको समझ में आ रही होगी। तो अंडरस्टैंड सर्विस इनसाइड आउट, कन्वर्ट फीचर्स इनटू आउटकम्स। वो मुझे बताया ना कि सर अच्छा आपको एडिटिंग के लिए चाहिए, एडिटिंग के लिए तो सर ये ठीक नहीं है, एडिटिंग के लिए थोड़ा सा ये वाला मॉडल जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा आपको ऑफिस के लिए चाहिए, प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है, ये सारी चीजें इसमें हो जाती हैं, ठीक है। फीचर समझाने से बहुत कुछ जो है वो नहीं होता है। जो एक प्रोस्पेक्ट को चाहिए, जो एक कस्टमर को चाहिए, जो आउटकम है, उसके अराउंड बात करने की जरूरत है। एक्सप्लेन प्राइसिंग कॉन्फिडेंटली, सारी चीजें बता दी, सब कुछ बता दी। अब प्राइसिंग का नंबर आया तो आप उससे कह रहे हो सर थोड़ा महंगा तो है, 2 लाख रुपए का है सर। अब आप ही नहीं कॉन्फिडेंट हो तो वो कैसे लेगा? समझ रहे हैं आप मेरी बात? व्हाई सेल्स पर्सन डोंट नो देयर प्रोडक्ट, द ट्रैप मेमोराइजेशन, याद करने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। लिस्टिंग फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, बटन्स, डैशबोर्ड से काम नहीं करता है। आपको उनको द गोल, द इंपैक्ट जो है वो बताना है फॉर द प्रोडक्ट एंड द सर्विस। बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करेगा या रेवेन्यू में उनको हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेने आता है, लेट्स से कोई ट्रैवल एजेंसी है, वो डिजिटल मार्केटिंग की हमसे सर्विसेज लेनी आती है, हम उससे कहें कि हम गूगल एड्स मैनेज करते हैं, तो कहेगा ठीक है भाई हम मेटा एड्स मैनेज करते हैं। बट अगर हम उसको यही बताने की कोशिश करें कि दूसरे एक ट्रैवल एजेंसी के साथ हमने काम किया था, उनका हमने गूगल एड्स मैनेज किया था, गूगल एड्स रन किया था, उनको 100 रुपीज में जो लीड्स है वो मिल रही थी, और हर 10 लीड के बाद यानी कि 1000 रुपए के बाद वो एक्विजिशन करते थे, उनका जो एओवी था वो 10,000 रुपए के आसपास था, और उनको 10 का जो रोएस है वो मिल रहा था। उसको समझ 10 का रोएस था, बढ़िया था यार। या
अगर गड़बड़ है तो उस पर क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। तो दिस इज व्हाट पीपल वांट टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट पीपल वांट टू लिसन टू। आई थिंक सो ये आपको समझ में आया होगा। डोंट जस्ट मेमोराइज द मैनुअल, मैप एवरी सिंगल फीचर टू अ स्पेसिफिक क्लाइंट आउटकम। इसके ऊपर अलग से मैं डिटेल में बात करूंगा। डिलीवरेबल्स वर्सेस रिजल्ट, समझिए व्हाट यू सेल वर्सेस व्हाट दे बाय। द डिलीवरेबल्स आर एड्स एंड कीवर्ड्स, डैशबोर्ड्स, फीचर्स. The outcomes are qualified leads, revenue, and business growth. Translate every deliverables into a business result. Don't sell the drill, sell the whole. That is the outcome. Pricing confidence. Why hesitation happens? Internal doubt. खुद ही नहीं समझ में आ रहा है इतना महंगा है ये प्रोडक्ट क्या, या इतनी महंगी है क्या सर्विस ये, जितने की हमसे सेल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक इंटरनल डाउट आपको ही आ गया। अपोलोजेटिक प्राइसिंग, ठीक है, प्रेजेंटिंग प्राइस नर्वसली, खुद ही हिचकिचा रहे हैं। अभी जो मैंने आपको बताया, क्लाइंट मिरर्स यू, इफ यू हेजिटेट वो डाउट कर जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज है, बहुत ही फंडामेंटल चीज है, पर्सनालिटी से रिलेटेड चीज है, हाउ यू से समथिंग, राइट। कॉन्फिडेंस बिल्डर्स क्या है, आरओआई का लॉजिक अगर आप समझा पा रहे हैं, कॉस्ट जस्टिफिकेशन अगर आप दे पा रहे हैं, पोजीशनिंग की क्लियरिटी है अगर आपको, व्हाट आर द सेल्स बैटल कार्ड, क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, हथियार हैं आपके, तरकश के तीर हैं, इनके बिना सेल्स में नहीं कूदना है। टारगेटिंग आपको पता होनी चाहिए, आइडियल क्लाइंट, क्वालिफिकेशन प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, डिसीजन मेकर का एक्सेस होना चाहिए, उस बंदे का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो जिसके पास पार ही नहीं है कि वो आपको यस या नो कह सके। अर्जेंट पेन पॉइंट को एड्रेस करना आना चाहिए, सामने वाले के पास बजट अवेलेबल जो है वो होना चाहिए। रेड फ्लैग्स क्या है, जो जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं और जिनकी कोई टाइमलाइन नहीं है, हवा में बस आपसे इंक्वायरी कर रहे हैं। डिफेंस आपका तैयार होना चाहिए, किन चीजों के अराउंड, प्राइसिंग के अराउंड, कि भैया बहुत महंगा है, हथियार हमारे तैयार हैं, कैसे इस ऑब्जेक्शन को डील करना है। ये मैंने एग्जांपल, ये ऑब्जेक्शंस बहुत हो सकते हैं बिकॉज वो वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्विस एंड प्रोजेक्ट। वी आर हैप्पी विद आवर करंट सर्विसेज, डिफेंस होना चाहिए आपके पास। सेंड मी इंफॉर्मेशन, डिफेंस होना चाहिए आपके पास, हथियार तैयार होने चाहिए आपके पास। प्रूफ पॉइंट्स क्या है, फास्ट ग्रोथ, एफिशिएंसी, केस स्टडीज, ये सब जो है वो प्रूफ पॉइंट्स हैं आपके। फास्ट ग्रोथ, एफिशिएंसी के लिए केस स्टडीज वगैरह आप दिखाएं उनको कि भाई हम आपके रेवेन्यू को बढ़ा देंगे, तो केस स्टडी दिखाइए आप। ठीक है, नेक्स्ट इज कस्टमाइजिंग पिच पर क्लाइंट, वन साइज डजंट फिट ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस के लिए। हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंपल सा पैकेज हम बनाकर सभी को नहीं बेच सकते। सो द स्टार्टअप्स एंड द इंटरप्राइजेस में क्या डिफरेंस है, दे फोकस ऑन स्पीड, दे नीड टू मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, बजट फिट मैटर्स, एवरी डॉलर इज स्क्रूटनाइज्ड फॉर सर्वाइवल, अर्ली आरओआई, शो इमीडिएट वैल्यू नॉट 5 ईयर प्लान्स। अगर कोई छोटी कंपनी है, छोटा स्टार्टअप हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के लिए आती है, तो हम इन सब चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम हमारी जो पिच है उसको कस्टमाइज करेंगे। अगर कोई इंटरप्राइज हमारे पास आती है तो इस टाइप से हम उसके लिए जो पिच है अपनी वो तैयार करेंगे। सेम सेल्स फ्रेमवर्क, डिफरेंट इम्फेसिस, सेल्स फ्रेमवर्क वही है बट थोड़ा सा इम्फेसिस जो है वो बदला है। हैंडलिंग कंपैरिजन, जैसे कोई ये कहता है कि दूसरे जो है वो चीपर्स हैं, दिस इज बेसिकली द प्राइस ट्रैप। आपके पास डिफरेंशिएटर्स होने चाहिए, रिस्क रिडक्शन की प्रोसेस होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड रोई आप दिखा सकें, टोटल कॉस्ट उनकी कितनी लॉन्ग टाइम में बच रही है, तो हैवियर वैल्यू आप उनको दिखाने की कोशिश करें, आप जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि अदर्स चीप जरूर हैं बट वो आपको वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो कोई अगर 10 रुपए लेकर 100 की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है बट हम 20 रुपए लेकर 200 की नहीं बल्कि 400 की वैल्यू प्रोवाइड करें, तो इसको सपोर्ट करने के लिए जो चीजें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। लेट्स कंपेयर आउटकम्स नॉट जस्ट प्राइजेस। नाउ एक्सप्लेन एवरी प्रोसेस लाइक अ कंसल्टेंट। सबसे पहले हम डिस्कवर करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं गैप को, फिर प्लान बनाते हैं, फिर हम बेसिकली उसको कंसल्ट करते हैं क्लाइंट को, एंड देन वी बेसिकली सेल देम। So clients don't buy the destinations, they buy the confidence that you have mapped to get there. आपका क्या कॉन्फिडेंस है आप उनको वहां तक पहुंचा सकते हैं। स्पेसिफिकली सर्विसेज बेस्ड बिजनेस के लिए मैंने सर्विसेज बेस्ड बिजनेस के भी एग्जांपल लिए, बीच में थोड़े से प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के भी एग्जांपल लिए। जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो का वो ये था कि आपको समझा सके, 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, 3 मेन चीजें हैं जिसके अराउंड जो है पूरी सेल्स प्रोसेस होती है और जिसको सबसे पहले फिक्स करना है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए। तो खुद आपकी सेल्स पर्सन की, जिसको बेच रहे हैं बायर की, और क्या प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं उसकी। आई थिंक सो वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, नोट्स बनाते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।